हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। और हाँ, आज नया साल है तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही सफलता और खुशियों से भरा आपका नया साल हो और आपके हर कदम पर खुशियां हो। और जो भी भाई जो भी साथी अपनी प्रिपरेशन 2024 के अंदर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं अपनी दुआओं के साथ यही कामना करता हूँ कि वो 2024 के अंदर अपनी सफलता और कामयाबी की चरम सीमाओं को छू जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2023 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के क्वेश्चन। हालांकि देखिए हम लेट चल रहे हैं क्योंकि ये चैनल जो है नया ही स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर जो है 2023 के अभी सॉल्यूशन हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अब 4 वीडियो और बचे हैं तो 2 वीडियोस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि CHSL के सॉल्यूशन भी लाओ, CPO के सॉल्यूशन भी लाओ। तो सारे SSC के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी मैथ्स इसी चैनल पर सोल्व करा दी जाएगी, उनके सारे पेपर्स आपको सोल्व करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1200 और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन जो है 1350 है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में पेन उठाने तक की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर करते कैसे हैं, वर्ष का गैप देखिए 1 वर्ष का है और ये अमाउंट दे रखा है, यानी कि अमाउंट का गैप कितने का है, 150 का है। तो यहाँ पर 150 का है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 450। 450 का यानी कि अमाउंट ये था, तो ये 450 इसमें से माइनस करेंगे, 750 आंसर आ गया। अब देखिए आपको इस तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि अब मैं इस तरह से अगर सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वीडियो को शायद 20 मिनट 25 मिनट के अंदर जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। बट आपको समझ में कितने सवाल आए डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको ये जो 25 क्वेश्चन हैं उनमें से समझ में कितने आए। अगर देखिए उन इस तरह से मैं आपको कराऊंगा तो आपको कुछ ही क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे और 20 मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे। बट आपने सोचा है कि इस 20 मिनट के पीछे मेरा कितना टाइम बर्बाद होगा, यानी कि अगर मैं इस एक वीडियो को बनाता हूँ तो PPT बनाने से लेकर अपलोडिंग तक का सारा काम मेरा ही रहता है, तो मेरे 2 से 3 घंटे एक वीडियो के पीछे बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अगर मैं बताऊंगा तो आपको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला और मेरे को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो मैंने जब इतनी मेहनत की है तो यहाँ पर जो है इन 25 क्वेश्चंस को थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस कर देते हैं, भले ही वीडियो 30 से 40 मिनट के बीच में खत्म हो जाए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखाऊं तो 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए ये अमाउंट यहाँ पर ये दे रखा है और 4 वर्ष का अमाउंट ये दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पर वर्ष का तो डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर जो है अमाउंट का डिफरेंस कितने का, 150 का है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का यानी कि 150 है, तो 3 वर्ष का कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल में आपके पास ब्याज आएगा, यानी कि ये 15 गुना कर देंगे इसका, यानी कि ये आपके पास 15 गुना करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, 15 3 45, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास ब्याज कैलकुलेट होकर आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, धनराशि पूछी गई, यानी कि प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना। और प्रिंसिपल आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, अमाउंट में से माइनस कर देते हैं ब्याज को, यानी कि SI को। अब देखिए 3 वर्ष का आपके पास ब्याज तो ये है और 3 वर्ष का अमाउंट ये है, यानी कि 1200 में से माइनस करना है ये 450, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 750। तो ये 750 जो है 750 रुपये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब किसी ने इस तरह से भी इसको सोल्व किया होगा, उसने 4 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट कर दिया होगा, यानी कि 4 वर्ष का कैलकुलेट करते तो आपके पास ये 600 आ जाता और 600 को यहाँ पर 1350 में से माइनस करते तो आपके पास 750 ही आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या था कि 360 के मल्टीपल, 360 डिग्री के मल्टीपल आपको ढूंढने थे। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, साइन और 360 डिग्री का 2 गुना, 360 डिग्री का 2 गुना यानी कि 36 दूनी 72, यानी कि 720 डिग्री हो जाएगा। 720 डिग्री इससे कितना ज़्यादा गया, यानी कि 120 डिग्री ज़्यादा गया, तो 120 डिग्री इसमें से माइनस कर दूंगा। यानी कि इसको मैं यहाँ पर साइन जो ये 600 डिग्री है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये कोस 750 डिग्री जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस इंटू में ये आपके पास 360 डिग्री इंटू में 2 करेंगे तो ये 720 डिग्री हो गया। और इसमें से यहाँ पर देखिए कितना कम रह रहा है, 30 डिग्री कम रह रहा है, तो इसमें 30 डिग्री ऐड कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, बाद में जो है आपके पास साइन, ये 150 डिग्री दे रखा है, साइन 150 डिग्री को मैं लिखूंगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसके बाद जो है इंटू में आ जाएगा ये कोस आपको दे रखा है 240 डिग्री, 240 डिग्री को लिखूंगा 180 डिग्री और प्लस का 60 डिग्री। अब यहाँ से आपके पास क्या क्या बनेगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 360 डिग्री इंटू में 2, यानी कि यहाँ पर 360 डिग्री के 2 चक्कर पूरे हो गए, बट यहाँ पर 120 डिग्री माइनस हो रहा है तो ये रिवर्स आ जाएगा वापस चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, यानी कि साइन 120 डिग्री आ जाएगा। और इनटू में जो है यहाँ पर, अब देखिए ये चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जो है ये डायग्राम से आपके क्लियर होनी चाहिए। 360 डिग्री का यहाँ पर देखिए केंद्र पर 360 डिग्री का ऐसे कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीपल कितना है, 2 है, तो ये 2 मल्टीपल जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक चक्कर तो पूरा हो गया और दूसरा चक्कर ये पूरा हो गया। जैसे ही 2 चक्कर पूरे हुए इसमें से अब देखिए 120 डिग्री माइनस हो रहा है, यानी कि 120 डिग्री वापस आ जाएगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया, और 4th क्वाड्रेंट में जो है ये साइन नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर जो है ये
कोस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 360 डिग्री इंटू में, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 2 चक्कर पूरे करके ये प्लस हो रहा है 30 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी कि कोस 30 डिग्री हो गया। और ये सॉरी 120 डिग्री, ये आपको यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये साइन 120 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री, और ये प्लस में हो जाएगा, ये आपके पास साइन 90 डिग्री प्लस दे रखा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ये कोस में चला जाएगा, साइन तो कोस में चला जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि कोस 60 डिग्री। और इंटू में जो है ये कोस ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है, यानी कि कोस 60 डिग्री। बस वैल्यू पुटिंग करनी है। अब यहाँ से आपको कोस 120 डिग्री की वैल्यू, देखिए मैं बार बार में पूरा लिखना ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ये कोस में चला जाएगा और ये कोस 30 डिग्री आएगा, यानी कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुटिंग हम कर देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पुटिंग करेंगे। साइन 120 डिग्री के ऊपर कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, √3/2, माइनस का चिन्ह पहले था ही, और यहाँ पर कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और यहाँ पर देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये देखिए माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तो यहाँ पर दोनों के नीचे दिख रहा है, और यहाँ पर ऊपर 3 हो जाएगा, ये माइनस में है, और यहाँ पर ये -1 है, यानी कि माइनस का 4/4, यानी कि -1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब tan θ/2 क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि sin θ cos θ में दे रखे हैं, तो यहाँ से tan θ को जब कन्वर्ट करते हैं, tan θ/2 दे रखा है, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, sin θ/2, और यहाँ पर बटे में cos θ/2। अब यानी कि हमें तो यहाँ पर थीटा को पूरा बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये cos θ से जो है cos θ/2 से जो है मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, गुणा करा दिया, तो नीचे cos θ/2 ऑलरेडी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम और किया मैंने, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब ये गुणा क्यों करा रहा हूँ मैं आपको अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर मैंने -1 किया, अब -1 किया तो संतुलित करने के लिए मेरे को +1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे तो वापस आप tan θ/2 पर ही पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे हमने गुणा कराया वैसे वैसे काटते जाइए, वापस यहाँ पर tan θ/2 पर आ जाएंगे, यानी कि हमने ये जो किया है वो सही किया है। अब यहाँ पर जो है ऊपर आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है sin θ का, अभी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। ये बटे में sin θ, और ये जो इतना फॉर्मूला ये बन रहा है, ये वाला ये बन रहा है आपके पास cos θ का, ये पूरा तो यहाँ पर ऊपर वाला फॉर्मूला sin θ का फॉर्मूला, और ये बटे में जो है ये cos θ का फॉर्मूला, और ये यहाँ पर प्लस का 1 बच गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। अब ये देखिए ऊपर मैं फॉर्मूले 2 यूज़ किए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है आपके पास साइन, यहाँ पर sin 2a ले लेते हैं, ठीक है। sin 2a जब मैंने लिखा तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू में cos a, 2 sin a इंटू में cos a। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर देखिए जब 2a था यहाँ पर a, यानी कि इस एंगल का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जब थीटा है तो ऊपर देखिए θ/2 हो रहा है, यानी कि इसको हम यहाँ पर 2 गुणा करेंगे तो यानी कि बट्टे से 2 हट जाएगा, यानी कि sin θ लिख सकते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पर बट्टे में की है, ये cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर θ/2 जो है इसको लिखा है -1 को, यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है आपके पास cos a दे रखा हो, ये cos 2a दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर a -1। ये 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ किए। सेम यहाँ पर भी 2a है तो यानी कि इसका आधा हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा θ/2। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ किए, दोनों फॉर्मूले जो है आप नोट डाउन करके रखिएगा, यहाँ पर जो है ये 2 फॉर्मूले यूज़ किए गए। नेक्स्ट देखिए, राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेच दिया। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर इसकी मूल कीमत जो है मैंने यहाँ पर 100 मान ली, इसे 30% कम में खरीदा, यानी कि राम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 70 रहा होगा। इसके बाद उसने 50% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसका 3/2 कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, हालांकि आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। 3/2 35, ये 35 या 105 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 105 ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से आप देखते हैं ये मूल कीमत से देखना है, ठीक है। इसकी मूल कीमत जो है वो 100 मानी थी, इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर गुणा करते हैं 100 से, यानी कि 5% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर तो कैलकुलेशन थी, सबसे पहले ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट आ रही है तो करली ब्रैकेट, फिर ये छोटी ब्रैकेट आ रही है तो इसको यानी कि यहाँ से सोल्व करते तो -3, और ये 4 दूनी 8, ये +3 हो जाता यानी कि 11, और यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई करते क्योंकि पहले ऑफ करते हैं सोल्व, तो यह 11 4 44 हो गया, और यहाँ पर भी 11 4 44
44/44 यानी कि 1 आपके पास इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ऑफ को सोल्व करते तो 15 चौका 60 यानी कि 120/60 करते और ये +1 इसमें कर देते, यानी कि 2 बार कट गया, 2 + 1 यानी कि 3 आंसर आ गया। एक कार को एक कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए कि 550 फीट त्रिज्या के कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए 35 एम्पीयर की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड बल की आवश्यकता है। 50 एम्पीयर की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या वाले कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है आपको समझने में क्वेश्चन को कठिनाई हो रही तो एक बार के लिए क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जब सारे क्वेश्चन कर लें सोल्व तो बाद में टाइम बचे तो इस क्वेश्चन पर आ सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको ये दे रखा है आवश्यक बल, यानी कि आवश्यक बल जो है F, ये यहाँ पर जो है वेट के और स्पीड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि वेट के क्या है अनुक्रमानुपाती है, इसी के साथ स्पीड के वर्ग यानी कि स्पीड के वर्ग के यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती दे रखा है, और यहाँ पर कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती दे रखा था, यानी कि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये मैंने कमेंट करके लिख दिया इनको। अब यहाँ पर देखिए F = कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब समानुपाती के निशान को जो है आप = में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आएगी, इंटू में WS²/R। अब यहाँ से जो है आप ये आपके पास नया फॉर्मूला तैयार होके आ चुका है। इस वाले फॉर्मूले से जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करती है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये F की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी थी, ये आपको यहाँ पर ये जो है 6125 पाउंड या बल की आवश्यकता होती है, यानी कि 6125 यहाँ पर रखेंगे, और = K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, और वेट आपको ये दे रखा था 2750। ठीक है, पहली वाली कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2750 दे रखा था, और स्पीड आपको दे रखी थी 35 एम्पीएच की, यानी कि 35 × में 35 करते, और ये बट्टे में जो है त्रिज्या आपको दे रखी थी कितने 550 से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो 10 से 10 ये कट जाता। इसके अलावा यहाँ पर 5 से कटता है 11 बार, और ये 5 से कटता 7 बार, और यहाँ पर ये 11 से कटता 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, यानी कि 25 बार कट गया। इस 25 से यहाँ पर ये कटता 25 दूनी 50, 2 बार कट गया, और यहाँ पर बचा 11 उतारेंगे तो 25 4 100, 12 बचा 25 5 125। ठीक है, तो ये आपके पास इतना कट गया, और यहाँ पर 7 से कट रहा है, यानी कि 7 × 21 और 7 पंचे 35, 35 बार कटा, 35 से 35 कट जाएगा, सब कुछ कट गया, यानी कि K बराबर कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि इधर 1 बचा तो K बराबर कितना आया 1 आया। K की वैल्यू आपके पास 1 आई। तो यहाँ से जो है आप सेकंड कंडीशन में देखिए, अब आपसे क्या पूछ रखा है, सेकंड कंडीशन में आपसे पूछ रखा है कि बल की आवश्यकता कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर बल की आवश्यकता कितनी होगी, ये आपको चाल दे रखी है, ये पाउंड, ये वेट दे रखा है, ये त्रिज्या दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ये F बराबर आपको कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, इंटू में यहाँ पर वेट आपको दे रखा है कितना 3600 पाउंड, यानी कि 3600 रखते, इंटू में यहाँ पर स्पीड आपको दे रखी है 50, तो यानी कि 50 का स्क्वायर करते तो 50 इंटू में 50, और बट्टे में त्रिज्या जो है आपको कितने दे रखी है, यहाँ पर 750 की आपको त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो ये 10 से तो 10 ये कट जाता, 50 दूनी ये 25 दूनी 50, और 25 3 75, और 3 से कटता यहाँ पर 1200 आ जाता। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 बन रहा है, और 10 को अगर हम 1200 से गुणा करते तो 12000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। तो कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 होगा। अब यहाँ पर वह संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 में से जब x को माइनस करेंगे तो 2 - x हो गया, और 3 में से जब x को माइनस करेंगे तो 3 - x हो गया, वो दोनों संख्याएं तो ये होगी, 2 संख्याएं तो ये होगी, ठीक है, और इनका तृतीय अनुपात जो है हम x मान लेते हैं, और ये x आपको दे रखा है कितना 4 दे रखा है, ठीक है, ये इनका तृतीय अनुपात है, ठीक है, तृतीय अनुपात, सॉरी इसको x नहीं मानते हम, x उस संख्या को माना है हमने, x उस संख्या को माना है, ये तृतीय अनुपात आपको दे रखा है 4, ठीक है, तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 - x का जो है ये 3 - x के साथ जो रेशियो है, 2 - x का 3 - x के साथ जो रेशियो है वही यहाँ पर जो है इसका 3 - x का 4 के साथ रेशियो होगा, यानी कि 3 - x का 4 के साथ रेशियो होगा। तो वैल्यू पुटिंग से आप इसको सोल्व कर लेते, कौन सा संतुष्ट कर रहा है, यहाँ पर 3 रखते, तो यहाँ पर 3 - 2 यानी कि माइनस का 1, और यहाँ पर बट्टे में 0 आ जाता, यानी कि बट्टे में 0 आते ये अनंत हो जाता, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 रखते तो ऊपर माइनस का 2 और बट्टे में जो है माइनस का 1 यानी कि प्लस का 2 बन रहा है, और इधर यहाँ पर ऊपर 3 ये 4 रखते तो माइनस का 1/4 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं। 2 रखते तो ऊपर 0 बन रहा है, यानी कि बट्टे में 0 बन जाएगा, ऊपर यहाँ पर 2 रखते तो ये 1/4 यानी कि बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं। x बराबर 1 रखते तो आपके पास ये संतुष्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर रखते तो 2 - 1 बट्टे में 3 - 1 बराबर 3 - 1
बटे में 4। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ऊपर एक बचा और बटे में कितना बचा 2 बचा। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ऊपर 2 बचा बटे में 4। अब 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, यानी कि संतुष्ट कर रही है समीकरण, तो x बराबर 1 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 15 पूछे गए, यानी कि बराबर है संख्याएं, तो यहाँ पर इनको a मान लेते और इनको b मान लेते। तो यहाँ पर a इतने दिन में कार्य करता है और b इतने दिन में कार्य करता है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, यानी a इंटू में b करते हैं, यानी कि 10 इंटू में 12 बटे में a प्लस b करते हैं, यानी कि यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये 2 से कट जाता है, ये 6 बार और 2 से कटता 11 बार, यानी कि 60/11। तो 60 में 11 का भाग लगाते तो 11 × 5 = 55, 5 बचा, 6 5 बचा बटे 11, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आपको ये दे रखा है, जबकि दी गई संख्याओं का योग 32 है, दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ से a³ + b³ आपको दे रखा है कितना 9728, और यहाँ पर a + b दे रखा है आपको 32। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना था। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब। अब देखिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, कॉमन लेके, ठीक है। अगर आपको याद था तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कॉमन लेके लिख लेते। माइनस होता है 3 इंटू में ab इंटू में a प्लस का b, और ये बराबर जो है 9728। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू 32 रखते तो यहाँ पर इसका क्यूब 32 का क्यूब कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ पर a + b आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बच जाएगा, और ये माइनस के अंदर 3ab इंटू में a प्लस, ये a + b तो कॉमन ले लिया था, तो ये ब्रैकेट बंद और बराबर 9728। अब यहाँ से जब 32 वैल्यू रखते तो यहाँ पर ये 32 बनता, ब्रैकेट के अंदर 32 का स्क्वायर माइनस क्या आता, ये आता आपके पास 32 का मैं स्क्वायर यहाँ पर ये, ठीक है, और माइनस ये 3ab, ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर 9728। अब यहाँ से 16 से काट देते, 16 दूनी 32, 16 से इसको काटते, 16 6 6 में 6 बार कट गया, एक बचा भाग गया 0 बार, और 16 8 128, यानी कि 2 से ये फिर से कट रहे हैं, यानी कि 304 आ जाता। तो यहाँ पर ये 304 आया, और यहाँ पर जो है ये आपके पास 32 का स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024। जब 1024 में से 304 माइनस करेंगे तो 720 बच जाएगा, 3ab इधर आ जाएगा, यानी कि 3ab इधर आ गया, ये 304 इधर को माइनस कर देते हैं, यानी कि ये 720 बच जाता। अब 24 या 72, यानी कि ab = कितना आ जाता 240, ठीक है। तो यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 240। अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर PT स्पर्श रेखा आपको दे रखी है PT, और TP बराबर 12 सेंटीमीटर और PB बराबर x + 7 सेंटीमीटर है, तो PA बराबर x सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए TP बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर PA x सेंटीमीटर है, ये x दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये PB जो है टोटल ये आपको कितने दे रखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x + का 7 दे रखिए, x + का 7। तो यहाँ से आप सीधे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी कि TP का स्क्वायर करते हैं, और इक्वल टू जो है ये बाहरी भाग की लंबाई, यानी कि ये आपके पास PA इंटू में PB टोटल कुल लंबाई के मल्टीपल के बराबर होता। यानी कि यहाँ से PA की वैल्यू आप रखते यहाँ पर, तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और PA की वैल्यू आपके पास कितनी है x, और यहाँ पर x + 7 आ जाता। अब यहाँ से इसको सोल्व करते मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनती। तो आप यहाँ पर क्या करिए, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से जो है यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। अगर द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करेंगे तो लंबा पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर 9 दे रखा है, तो x की जगह जैसे ही 9 रखेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का 7 है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यानी कि प्लस का 7 तो ऑलरेडी ही था। जब यहाँ पर ये 9 7 16 हो गया, और 16 9 144, यानी कि बराबर 144 आ रहा है, यानी कि समीकरण x बराबर 9 पर संतुष्ट कर गई। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। 7 पेपरों की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। D को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रम से 45 55 और 60 औसत अंक प्राप्त होते हैं। प्रति पेपर औसत अंक क्या है, तो यहाँ पर देखिए इनका औसत दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 45 अंक इसने गणित में प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पर गणित के पेपर कितने थे, 3 थे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल अंक गणित में प्राप्त आ गए। और यहाँ पर अंग्रेजी में यहाँ पर औसत अंक थे 55, और अंग्रेजी के पेपर कितने थे 2, तो ये अंग्रेजी में प्राप्त अंक आ गए। इसी तरह से यहाँ पर हिंदी के अंदर जो है 60 अंक प्राप्त औसत अंक थे, और यहाँ पर 2 पेपर थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुल आपके पास अंक आ जाते। 7 पेपर थे टोटल मिलाकर, तो 7 का इसमें भाग लगा देते तो एवरेज आ जाता आपके पास। इनको मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना बनता, 135 बन जाता, और यहाँ से ये 110 बन जाता, और यहाँ से ये 120 बन जाता। ऐड करा देते यानी कि 230, ये 360 और 365 बन जाता।
365 में आपको भाग लगाना था 7 का, 7 पंजे 35 और 7 दूनी का 14 और यहाँ पर पॉइंट ये देखिए 52 एक करके एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। a + b + c बराबर 14 दे रखा है, तो यहाँ पर ये बराबर 98 है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी कि कैलकुलेशन में आपको पहले करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको पहले फॉर्मूला सब कुछ एकदम एक्यूरेट आपको सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर a³ + b³ + c³ और -3abc ये बराबर होता है आपके पास a + b + c और इंटू में a² + b² + c² माइनस के अंदर ab प्लस का bc और प्लस का ca। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर a² + b² + c² की नहीं दे रखी, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला और होता है आपके पास a + b + c का होल स्क्वायर और यहाँ पर बराबर होता है a² + b² + c² और ये प्लस के अंदर 2 इंटू में ab प्लस का bc और प्लस का ca। अब यहाँ से आपको देखिए ab प्लस का bc प्लस का ca की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, तो इसकी वैल्यू को अगर मैं x मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए बार बार में स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको x माना। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास x हो गया, 2x हो गया और ये 2x इधर आ जाता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी 14 और 14 का स्क्वायर 96 यानी कि 196 यानी कि 196 और इसमें से माइनस हो जाएगा ये 2x यानी कि a² + b² + c² की वैल्यू कितनी आ गई 196 माइनस का 2x। अब देखिए कैलकुलेशन आपको इतनी ही करनी थी जितनी कि मैं अब यहाँ पर ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू 98 दे रखी थी और ये बराबर इसकी वैल्यू 14 दे रखी थी और ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी जगह कितना आ जाता 196 माइनस का ये 2x आता और यहाँ पर देखिए x ऑलरेडी ही हमने इसको मान लिया था, तो ये -x आता और ये -x इसमें ऐड हो जाता है यानी कि माइनस का 3x बन जाता। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको बस इतना ही करना था। 14 से 98 7 बार कट गया, 3x इधर आता प्लस में हो जाता, 7 इधर आकर माइनस होता 189 बनता और ये x बराबर 36 का 18 3 3 9। बस इतनी ही कैलकुलेशन आपको करनी थी जितनी मैंने ग्रीन पेन से लिखी है। ये सब कुछ फॉर्मूले अगर वगैरह आपको यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए थे। एक लाइन आप ये लिख सकते थे अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए 40 से कम प्राप्त किए वो ऑलरेडी काउंटेड है इसमें। अब देखिए यहाँ पर 50 से कम प्राप्त किए कितने ने 10 ने, यानी कि 40 से जो कम थे वो 50 से भी तो कम थे, यानी कि इसमें ऑलरेडी ये 8 जो है काउंटेड है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करते यानी कि 2 जो है 40 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए जहाँ टीपी बराबर सेम उसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर ये टीपी आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ये पीबी आपको पूरा दे रखा है ये 2x प्लस का 3 और यहाँ से जो है ये पी ए आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं यानी कि टीपी का स्क्वायर करते हैं और बराबर आ जाता है आपके पास पी ए इंटू में पीबी। तो यहाँ पर ये टीपी का स्क्वायर 225 यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ से जो है ये एपी की वैल्यू आपके पास 9 इंटू में इसकी वैल्यू 2x प्लस का 3। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। 9 दूनी का 18 9 पंजे 45 25 बार कट गया। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा यानी कि 22। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। गेहूं का आयात और यहाँ पर ये आपको दे रखा है 1976 में आयात में कमी, 1975 में आयात की कमी, आयात की कितने प्रतिशत थी। तो यहाँ पर 1975 का ये देखते और 1976 का ये देखते कितने की कमी हो रही है। यहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा डाटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 5200 है और ये 2700 है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 2500 की कमी दिखाई पड़ रही है, यानी कि 2500 की कमी यहाँ पर हुई, 2500 की यहाँ पर कमी हुई कितने पर 2500 की कमी हुई 5200 पर और यहाँ पर गुणा कर देते हैं 100 से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। 2 0 से तो ये 2 0 कट जाते हैं। इसी के साथ ये 4 से कटता 13 चौके 52 यानी कि 13 बार कट जाता और ये 4 से कटता 100 25 बार 25 का 25 इंटू में करते तो ये 625 आपके पास इसका स्क्वायर हो जाता और ये यहाँ पर जो है भाग करना था। तो 13 चौके 52 4 बार गया। इसके बाद शेषफल बचा 10 और 13 8 104। ठीक है 48 आया और 48 दो ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए भाग तो पूरा नहीं गया, यानी कि एक शेषफल बचा, यानी कि पॉइंट करके आगे भी कुछ भाग जाएगा और जैसे ही पॉइंट आया यानी कि इसको आप टिक कर देते आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट देखिए यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब घन का आयतन आपको दे रखा है यानी कि भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 4096। अगर आपको यहाँ पर क्यूब 20 तक याद है तो इसका आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, अदरवाइज यूनिट डिजिट लगाते तो भी आपके पास आंसर हो जाता। यहाँ पर क्यूब करते यूनिट डिजिट का और जैसे ही यूनिट डिजिट आपका मैच हो जाता आप आंसर टिक कर देते। 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध है। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 55,000 उसका यहाँ पर मूल्य था, 10% की 3
क्रमिक छूटें दी गई है, यानी कि 1/10 इसके फ्रैक्शन वाले होते हैं, यानी कि 10 पर 1 की छूट, यानी कि 9/10। इसका 3 क्रमिक छूटे हैं, यानी कि 3 बार 9/10 कैलकुलेट करते, 3 0 से 3 0 खत्म। और 9 का क्यूब आपको पता है कि 729 होता है। इंटू में 55 को क्या लिख सकते थे, 11 इंटू में 5 लिख सकते थे। तो यहाँ से पहले 11 से गुणा कर देते, 11 9 99 हासिल 9 11 दूनी 22 और 9 31 हासिल 3 77 और ये 3 80 हो जाता। और इंटू में 5 करते, 9 5 45 का 5 हासिल 4 5 4 9 और ये 0 5 8 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको दे रखा एक वर्ताकार पथ की परिधि 1452 मीटर है। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में क्रमशः 7.5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। कितनी देर बाद वे पहली बार मिलेंगे? तो यहाँ से जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर ये पथ दे रखा है, ये वर्ताकार पथ दे रखा है और यहाँ पर जो है ये रिलेटिव स्पीड आपको यहाँ पर देखिए कितनी आती है। यहाँ पर ये विपरीत दिशाओं में जा रहे थे एक दूसरे के, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होकर आ जाती और ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये 1452 थी, यानी कि 1452 की डिस्टेंस कवर करते रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड ये दोनों ऐड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 16.5 आ जाएगा और ये किलोमीटर पर आवर में थी तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको गुणा कर दीजिए। बट ये डाटा जो आपके पास आएगा सेकंड में आएगा। अब यहाँ से इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और भाग कर दीजिए, बस इसको कैलकुलेट करना था। यहाँ से पॉइंट हटाते तो ऊपर 10 चला जाता और ये 5 से काटते, ये 5 3 15 3 बार कटा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 5 3 15 3 बार कटा और यहाँ पर ये 5 3 15 33 आ गया और ये 5 दूनी का 10 2 बार कट गया। यहाँ से जो है इसको 3 से ये 6 से कट करते तो यहाँ पर ये 10 बार कट गया और यहाँ से 6 से कट करते 6 3 18, 3 से कट करते ये 11 बार कटा। अब 11 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि आपके पास जो है 11 एकम 11 11 3 33 और ये 11 दूनी 22 132 आ गया। 2 से कटता 10 यानी कि 5 बार कट जाता, ऊपर बचा 132 और बटे में 5 इंटू 5 यानी कि 25, 25 का भाग लगाते तो 25 5 125 और यहाँ पर पॉइंट आता और 7 बचा, ये 0 25 दूनी 50 और 25 8 200 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि 5.28 मिनट का टाइम लगता। यहाँ से इसको सॉल्व करते त्रिभुज ABC को वृत्त D के चारों ओर परिबद्ध किया गया है। रेखाखंड ये आपको दे रखे। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। आपको पता है कि एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये सब 13 है तो ये भी आपके पास 13 होगी AS तक, ठीक है। जब ये वाली यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो ये भी आपके पास 6 होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पर्श रेखा है तो ये वाली स्पर्श रेखा, क्योंकि एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा है तो ये भी 10.5 होती है। जब इन सभी को ऐड करते तो आपको पता है कि 13 भी 2 बार ऐड होता, 6 भी 2 बार ऐड होता और यहाँ पर 10.5 भी 2 बार ऐड होता। तो आप क्या करते, सिर्फ 13 10.5 और 6 को ऐड करा लेते हैं, यानी कि आपके पास 23.5 और 6 29.5 बन रहा है। ये 23 और ये 23.5, ठीक है, 29.5 बन रहा है। इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास 29 दूनी 58 हो गया। ये और एक और आता है, यानी कि 59 जो है 59 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास इनका परिमाप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में PQ को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। P द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया गया? अब देखिए PQ को हरा रहा है, यानी कि 120 मीटर से या फिर 30 सेकंड से, यानी कि Q ने जो है ये 120 मीटर की डिस्टेंस जो है 30 सेकंड में कवर की होगी, यानी कि 120 मीटर की ये डिस्टेंस है 30 सेकंड में इसने कवर की होगी। तो 30 का जैसे इसमें भाग लगाते तो 4 मीटर प्रति सेकंड जो है आपके पास इस Q की स्पीड आ जाती। Q द्वारा पूरी रेस कंप्लीट करने में लिया गया टाइम आप कैलकुलेट कर लेते। पूरी रेस 1000 मीटर की थी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 4 की स्पीड से इसने कवर किया तो ये आपके पास 250 मिनट या 250 सेकंड का जो है टाइम आ जाता। यानी कि Q ने जो है पूरी रेस कंप्लीट करने में कितने का टाइम लिया, 250 सेकंड का। बट इसको P ने कितने से हराया, 30 सेकंड से हराया, यानी कि P जो है इससे 30 सेकंड पहले पहुंच चुका होगा। तो P का जब आप टाइम कैलकुलेट करते, P द्वारा लिया गया टाइम अगर आप कैलकुलेट करते तो 250 में से क्या कर देते, माइनस कर देते 30। अब ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पर लिख कर नहीं देखेंगे एग्जाम के अंदर, ये सीधे 220 जो है आप सेकंड आंसर टिक कर देते 220 में या 250 में से जैसे 30 माइनस करते। तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखिए ब्रैकेट सोल्व करते तो ये आपके पास -9 और ये माइनस का 2 बचता और ये यहाँ पर प्लस का 2 हो जाता और प्लस का 2 और ये प्लस का 17 और ये 18 में से माइनस करते तो आपके पास जो है 1 बचता, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। और यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये 3 दे रखा है प्लस का और ये आपके पास जो है -1 हो जाएगा।
और यहाँ से जो है ये 7 गुणा 1, ये 7 दूनी का 14 यानी कि 2 बार कट गया, और ये 2 इंटू में 1 यानी कि 2, और ये प्लस में था 2 + 3 5, 5 - 1 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए ए बराबर ये 22.5 डिग्री है, तो यहाँ पर जैसे ही 2a की वैल्यू कैलकुलेट करते तो 45 डिग्री आती, और यहाँ पर भी 45 डिग्री आता, और यहाँ पर भी 45 डिग्री ही आता। यानी कि यहाँ से आप वैल्यू पुटिंग करते तो आपके पास ये 10√2 दे रखा था, इसकी वैल्यू 1/√2 - 7 इंटू में √2, ये इंटू में 1/√2 इसकी वैल्यू, और यहाँ पर +9 इंटू में 1। यहाँ से सॉल्व करते तो √2 से √2, √2 से √2 कट जाता, 10 - 7 करते 3 बचा, 3 + का 9 यानी कि 12 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। एक घड़ी 3200 में खरीदी जाती है और 2700 में बेची जाती है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना करनी थी। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते कितने का लॉस हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है, कितने पर, यानी कि यहाँ पर 500 कम में बेची जा रही है घड़ी, 500 कम में बेची जा रही है, तो यहाँ पर 500 का लॉस हुआ कितने पर, 3200 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो यहाँ पर 2 0 से तो ये 2 0 कट जाते, और 8 से ये 4 से कटता 800 के 32, और ये 4 से कटता 25 5 125 आ जाता, यानी कि 125 में 8 का भाग लगाना था, तो 8 × 8 एक बार गया, फिर 8 × 8 और 8 × 48, ठीक है, ये आपके पास जो है 4 बचा, 45 8 × 48 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 5 बार गया, ठीक है, और यहाँ पर 5 बचा शेषफल, अब यहाँ पर 6 बार जाएगा, जैसे 6 बार गया यहाँ पर इसको टिक कर देते, यानी कि 15.62% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। रमेश अकेला एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, रमेश और सोमेश इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कार्य पूरा करने में अकेले सोमेश को कितना टाइम लगेगा। देखिए रमेश जो है ये 8 दिन में पूरा कर ये आपको सॉरी दे रखा था 24 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश और सोमेश जो है ये दोनों मिलकर जो है 8 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। एलसीएम लेते 24 आ जाता, टोटल काम आ गया 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। यहाँ से देखते रमेश की आपको यहाँ पर 1 यूनिट एफिशिएंसी आ चुकी है, तो बची किसकी, इसकी, यानी कि 2 बची, तभी तो ये 2 और 1 मिलाकर 3 यूनिट हो रहा है, यानी कि यहाँ से जो है सोमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। तो सोमेश अकेला काम करता 24 यूनिट का, 2 की एफिशिएंसी से 2 का भाग लगाते थे, यानी कि 12 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजक का विस्तार करिए और सरलीकरण कीजिए। तो वैल्यू पुटिंग के बजाय अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट खोल लीजिए, यानी कि आसान रहेगा। तो यहाँ से x² बनेगा प्लस 25 बनेगा, और ये माइनस का 10x बनेगा, प्लस में ये x² बनेगा, प्लस का 9 बनेगा, और ये प्लस के अंदर 6x बनेगा, और ये प्लस में 4x बनेगा। देखिए 4x और 6x यानी कि 10x हो गया, 10x से कट जाता तो बन गया क्या, 2x² बन गया, ये 25 और 9 34 बन गया। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेते तो x² प्लस का 17 बच जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। तो वैल्यू पुटिंग के बजाय ये आसान रहता। और ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।